हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी। तो आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 234 ऑफ BNSS को पढ़ने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा हमने बेसिक्स ख़त्म किया है चार्ज का, कि चार्ज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेफिनेशंस एंड चार्ज के फॉर्म के बारे में। फॉर्म नंबर 33 को हमने अच्छे से डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम बैरेक्ट में आ गए हैं। ठीक है, तो आप अपना बैरेक्ट खोलिए, सेक्शन 234 निकालिए, जो कि पुराना CRPC का 211 हुआ करता था। ठीक है, और ये जो 234 है ये बात करता है कंटेंट्स ऑफ द चार्ज। चार्ज का कंटेंट्स क्या क्या होगा, कंटेंट्स ऑफ द चार्ज, चार्ज का कंटेंट्स क्या क्या होगा। ठीक है, कि चार्ज में क्या क्या होंगे। तो चलिए एक एक करके पढ़ेंगे। और मैं एक्चुअली इसको लिख नहीं पाया क्योंकि इसमें लिखने का बहुत था, तो मैं सीधा इसका कलरफुल नोट्स ही निकाल लिया हूँ, तो इसी से पढ़ेंगे। ठीक है, और समझ में बहुत अच्छे से आएगा, मैं इसका गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप क्या कीजिए भैया, स्पीड थोड़ा कर लीजिए, क्या है, स्पीड कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, एटलीस्ट 1.5x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंटेंट्स ऑफ द चार्ज, हमने तो पढ़ा चार्ज के बारे में, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था ना जी सर। तो चार्ज क्या होता था? नहीं सर, नहीं मालूम, इंसल्ट कर रहे हो मेरा। चार्ज के बारे में हमने पढ़ा कि भैया चार्ज एक स्टेटमेंट होता है एक्यूजेशन का। चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ठीक है, बाय द जज और मजिस्ट्रेट, समझे। तो चार्ज क्या करता है, तो ये कौन है, ये है तुम्हारा जज या फिर मजिस्ट्रेट। ये क्या कर रहा है, एक चार्ज, एक पेपर बना रहा है जिसमें लिस्ट में लिख रहा है कि इस बंदे ने, ये जो एक्यूज्ड है, इस एक्यूज्ड ने कौन कौन सा क्राइम किया है जज के हिसाब से। तो वो सारा लिस्ट इसमें रहता है, उसको चार्ज बोलते हैं। इसमें बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बताया गया रहता है कि एक्यूज ने कब, कहाँ पे, किसके साथ क्या किया था, पूरे बारीकी से लिखा रहता है, ताकि वो अपने केस को अच्छे से हैंडल कर सके, डिफेंस कर सके। समझ में आया? तो आज हम वही चार्ज के कंटेंट्स को पढ़ेंगे कि उस चार्ज के अंदर क्या क्या रहता है। ठीक है, तो सेक्शन 234 जो है कंटेंट्स ऑफ द चार्ज के बारे में बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए देखते हैं कि चार्ज के अंदर क्या क्या कंटेंट्स रहेगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 निकालिए। पहला सबसेक्शन बोलता है तुम्हारा ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड मतलब क्या, चार्ज के अंदर ऑफेंस का जिक्र होना चाहिए। क्या, चार्ज जो होगा ना, चार्ज के अंदर क्या होना चाहिए, ऑफेंस का जिक्र होना चाहिए। मतलब क्या, देखिए, मतलब क्या, every charge shall clearly state the offense with which the accused is charged। हर एक ऑफेंस में, हर एक चार्ज में ऑफेंस के बारे में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि एक्यूज्ड पर कौन से ऑफेंस का चार्ज लगा है। समझ में आया? मतलब हर एक चार्ज में क्या होगा, ऑफेंस का डिटेल्स दिया रहना चाहिए। ठीक है, इजी मीनिंग अगर बात करूं, द एक्यूज्ड मस्ट नो एग्जैक्टली व्हाट ऑफेंस ही इज एलिज्ड टू हैव कमिटेड। एक्यूज्ड को एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑफेंस का करने का आरोप उस पर लगा है। ठीक है, और कौन से ऑफेंस करने का आरोप उस पर लगा है, एक्यूज्ड को ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली। समझ में आया? ओके, तो ऑफेंस के बारे में उसमें होना चाहिए चार्ज के अंदर। तो ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, पहला पॉइंट समझ में आ गया। ओके, दूसरा बोल रहा है यूज स्पेसिफिक वर्ड्स, यूज स्पेसिफिक नेम ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस का नाम दो, मतलब पहला तो हमने पढ़ा कि ऑफेंस के बारे में लिखा होना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा है अगर ऑफेंस का नाम अगर लॉ में दिया गया है तो उसका नाम दो। मतलब सर, मतलब जैसे where the law gives a specific name to an offense, the charge may describe the offense simply by that name। अगर कोई कानून ने उस ऑफेंस का नाम रखा है तो चार्ज में आप उस ऑफेंस का नाम सीधा लिख दो। जैसे कि फलाना बंदे ने मर्डर किया तो मर्डर लिख दो, फलाना बंदे ने थेफ्ट किया था थेफ्ट लिख दो, चीटिंग क्या है चीटिंग, एक्सटॉर्शन लिख दो।
कहने का मतलब है कि अगर उसका स्पेसिफिक नाम लॉ ने रखा है तो स्पेसिफिक नाम लिख दो, ठीक है। तो कहने का मतलब है देयर इज़ नो नीड टू रिप्रोड्यूस द एंटायर डेफिनेशन। चार्ज में पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है कि ये बंदा जो है, ठीक है, क्या किया, मर्डर का डेफिनेशन पूरा कोट मार दिए। अरे भाई, मर्डर का डेफिनेशन इतना बड़ा है, उसको कोट मारने का क्या ज़रूरत है, सीधा लिख दो ना, इस मिस्टर ए मर्डर मिस्टर बी, ठीक है। तो अब मर्डर का जो डेफिनेशन पार्ट है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिए तो वो नहीं चलेगा। कहने का ये मतलब है कि चार्ज के अंदर अगर किसी कानून ने ऑफेंस का स्पेसिफिक नाम रखा है तो आप वो स्पेसिफिक नाम रख सकते हो चार्ज के अंदर, जैसे मर्डर, थेफ्ट, चीटिंग। देयर इज़ नो नीड टू रिप्रोड्यूस द एंटायर डेफिनेशन। एंटायर डेफिनेशन को लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा, व्हेन नो स्पेसिफिक नेम एग्जिस्ट, ऑब्वियसली यहाँ पर अभी तक क्या पढ़ रहे थे, नेम अगर है तो उसका नाम से रखेंगे, स्पेसिफिक नेम से, कि इसने चोरी किया, इसने थेफ्ट किया, इसने मर्डर किया, इसने चीटिंग किया, इसने डाउरी डेथ किया। अगर मान लो स्पेसिफिक नेम है किसी कानून में अगर नहीं है तो क्या करेंगे, तो नहीं है तो उतना लिख लेंगे, उतना लिखेंगे जैसे उस बंदे को, एक्यूज्ड को समझ में आ जाए, भैया मेरे को कौन सा केस मेरे अगेंस्ट में चल रहा है, समझ में आ रहा है, उतना लिख देंगे, उतना डिटेल्स देंगे। आप पढ़िए, देखिए, इफ़ द लॉ क्रिएटिंग द ऑफेंस डज नॉट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक नेम। अगर लॉ क्रिएटिंग द ऑफेंस, अगर जो कानून ऑफेंस के बारे में, जो कानून में ऑफेंस का डिटेल्स दिया है, अगर वो कानून उस ऑफेंस का नाम अगर कोई रखा नहीं है, देन सफिशिएंट डिटेल्स ऑफ द डेफिनेशन मस्ट बी स्टेटेड इन द चार्ज। तो आपको उतना डिटेल्स लिखना पड़ेगा उस ऑफेंस के बारे में ताकि जो बंदा है, एक्यूज्ड है, उसको पता चल सके। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बंदा जो था वो किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था। अब ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है कि हम बोलते हैं कि ये क्राइम कर रहा था, तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा कि ये जो बंदा है मिस्टर एक्स जो है, ये पब्लिक सर्वेंट को उसके ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान क्या कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था काम करने से। बस तो इतना लिखने से समझ में आ जाएगा कि भैया, ठीक है, द चार्ज शुड कंटेन द एनफ पार्टिकुलर्स। चार्ज में उतना पार्टिकुलर्स होना चाहिए ताकि एक्यूज्ड को समझ में आ जाए कि उस पर क्या इल्ज़ाम लगा है। समझ में आया? तो ये समझ में आया। तो पहले हमने क्या पढ़ा, ऑफेंस लिखा होना चाहिए चार्ज में। अगर उसका स्पेसिफिक नाम है तो नाम मेंशन होना चाहिए कि मर्डर किया, थेफ्ट किया। अगर नाम मेंशन नहीं है तो उतना पार्टिकुलर्स देंगे, उतना डिटेल्स देंगे ताकि एक्यूज्ड को समझ में आ जाए भैया मेरे अगेंस्ट में कौन सा केस चल रहा है, मेरे अगेंस्ट में कौन सा मेरे पे इल्ज़ाम लगा है, ठीक है। चौथा, सेक्शन ऑफ द लॉ मस्ट बी मेंशन्ड, ऑब्वियसली। अब उसको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सा सेक्शन और कौन सा नंबर, कौन सा सेक्शन और कौन सा कानून में, कौन से कानून के तहत उसको, कौन सा सेक्शन में उसको क्या किया जा रहा है, उस पर चार्ज लगाया जा रहा है। तो सेक्शन नंबर मेंशन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। द चार्ज शैल मेंशन द लॉ वायलेटेड एंड द स्पेसिफिक सेक्शन अंडर विच द ऑफेंस इज पनिशेबल। तो चार्ज में सेक्शन नंबर मेंशन करना ज़रूरी है, तभी तो वो पता चलेगा बंदे को कि भैया उस पर कौन सा चार्ज लगा है, कौन सा सेक्शन में लगा है, ताकि वो उसके लिए प्रिपेयर हो सके। समझ में आ रहा है? द एक्यूज शुड नो नॉट ओनली द ऑफेंस बट ऑल्सो एग्जैक्ट लीगल प्रोविजंस एलिज्ड टू हैव बीन वायलेटेड। उसको ये पता होना चाहिए, उसको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि उसने ऑफेंस किया, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसने कौन से प्रोविजंस का वायलेशन किया, उसने कौन से कानून को तोड़ा है। तो उस कानून के बारे में भी तो उसको पता होना चाहिए ना कि इस कानून के इस सेक्शन के तहत मैं गलती किया हूँ, ठीक है। तो सेक्शन ऑफ द लॉ मेंशन होना चाहिए। समझ में आ गया? 5वां नंबर पॉइंट, प्रिजम्पशन रिगार्डिंग द लीगल इंग्रेडिएंट। प्रिजम्पशन क्या बोलता है? द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इटसेल्फ इम्प्लाइज दैट एवरी लीगल कंडीशंस नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट दैट ऑफेंस इज फुलफिल्ड। देखो, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये बताता है, अगर हम लोग फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में हम किसी चार्ज के बारे में मेंशन कर दिए कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स कमिटेड द थेफ्ट, तो हम ये कहना चाहते हैं कि थेफ्ट को लेकर, थेफ्ट का जो एसेंशियल कंडीशंस है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा माना जाएगा, ऐसा प्रिजम्पशन हम मान के चलेंगे। अगर चार्ज के अंदर किसी
ऑफेंस के बारे में लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि उस ऑफेंस को बनने के लिए, उस ऑफेंस को कंस्टिट्यूट होने के लिए जो जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इजी मीनिंग अगर देखें, when the court frames charge it is presumed that all essential ingredients of the offense are present। तो ये मान के चलते हैं कि सारा इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऑफेंस के वो प्रेजेंट हैं जब कोर्ट क्या करता है, चार्ज फ्रेम करता है। समझ में आ गया? ओके तो कहने का ये मतलब है कि जब कभी भी कोर्ट क्या करेगा ना, अपने चार्ज में किसी ऑफेंस के बारे में लिखेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया उस ऑफेंस का सारा जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल्ड हो रहा है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद चार्ज मस्ट बी इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ऑब्वियसली चार्ज जो बनेगा, जो स्टेटमेंट तैयार करेगा कोर्ट, जो एक्यूजेशन का स्टेटमेंट जो तैयार करेगा वो कौन से लैंग्वेज में होगा? कोर्ट के लैंग्वेज में होगा। हो सकता है इंग्लिश में हो, बहुत जगह इंग्लिश में होता है, बहुत जगह हिंदी में होता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी होता है, कह नहीं सकते। तो कोर्ट के लैंग्वेज में होना चाहिए। हमको याद करना क्या है? कोर्ट के लैंग्वेज में, बस ख़त्म। 7th नंबर पॉइंट है प्रीवियस कन्विक्शन मस्ट बी मेंशन्ड। ऑब्वियसली अब देखो प्रीवियस कन्विक्शन, अगर कोई बंदा उसको पहले उसको कन्विक्शन हो चुका है तो चार्ज के अंदर हमको उसके प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों बताएंगे? क्योंकि भैया हमको क्या करना है, उसको केस उसके ऊपर चलवाना है। अगर हम प्रीवियस कन्विक्शन को मेंशन कर देते हैं तो होगा क्या, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा कि भैया उस पर क्या हो जाए, उसको कन्विक्शन हो बोल के। समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ हो रहा है कि वेयर द एक्यूज्ड was previously convicted and such previous conviction may lead to enhanced punishment or different punishment for the present offense, then charge shall state the fact of the previous conviction, date of the previous conviction and the place of the previous conviction. If omitted, the court may add these particulars at any time before the passing sentence. ठीक है, कहने का ये मतलब है इफ़ द प्रोसिक्यूशन वांट्स द कोर्ट टू अवॉर्ड अ हायर पनिशमेंट बिकॉज द अर्लियर कन्विक्शन दैट द प्रीवियस कन्विक्शन मस्ट बी मेंशन इन द चार्ज। ठीक है, तो बोल रहा है अगर प्रोसिक्यूशन चाहता है कि कोर्ट ज़्यादा पनिशमेंट दे किसी बंदे को, ठीक है, तो हमको उसके पुराने कन्विक्शन को क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मर्डर किया है तो जो प्रोसिक्यूशन है उस एक्यूज्ड के हिस्ट्री में जाकर उसका कन्विक्शन निकालेंगे, उसका और देखेंगे कि उसने क्या पहले से क्राइम किया है, तो उसका प्रीवियस कन्विक्शन चेक करेंगे। समझ में आया? ताकि तो प्रीवियस कन्विक्शन भी चार्ज में रहता है। समझ में आया? ताकि क्या हो सके, उस एक्यूज्ड को हायर पनिशमेंट मिल सके, ज़्यादा पनिशमेंट मिल सके। समझ में आया? ये है तुम्हारा 7 पॉइंट्स किस चीज़ का, तुम्हारा कंटेंट्स ऑफ द चार्ज। आइए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन भी है। पहला है ए इज़ चार्ज विथ मर्डर ऑफ बी। ए पर चार्ज लगा है। ठीक है, चार्ज मतलब समझे, चार्ज फ्रेम हो चुका है, मजिस्ट्रेट ने चार्ज लगा दिया कि तुमने ये क्राइम किया है। किस चीज़ का? मर्डर के लिए, बी के मर्डर के लिए। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एज एक्ट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ द मर्डर अंडर बीएनएस। जैसे ही ऐसा लिखा कि मिस्टर ए पर चार्ज लगा है बी के मर्डर का, तो इसका ये मतलब है कि जो एक्ट का काम था, एक्ट का जो एक्टिविटी था, वो खुद व खुद बीएनएस के मर्डर वाले डेफिनेशन में आ गया। तो हम ये मान के चलेंगे कि मर्डर बनने के लिए जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं सारे फुलफिल हो रहे हैं। हम ये भी मान के चलेंगे कि यहाँ पर जनरल एक्सेप्शंस काम नहीं करता। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना ए इज चार्ज्ड विथ मर्डर ऑफ बी, तो हम ये एक्सेप्शंस को भी मान के चलते हैं कि इस पर एक्सेप्शन काम नहीं कर रहा है। तो जनरल एक्सेप्शंस डू नॉट अप्लाई, एक्सेप्शन टू मर्डर डू नॉट अप्लाई अनलेस स्पेसिफिकली शोन। कहने का ये मतलब है अ मर्डर चार्ज ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू कंस्टिट्यूट द मर्डर। ठीक है, कहने का ये क्या क्या बोल रहा हूँ यार। कहने का ये मतलब है अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो इसका ये मतलब है कि ए पर चार्ज लगा है बी के मर्डर का। कहने का ये मतलब है कि हमने जैसे ही मर्डर वर्ड लिख दिया
तो हम ये मान के चलेंगे कि मर्डर होने के लिए जितने भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं सारे फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जनरल एक्सेप्शंस काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना ही मर्डर के एक्सेप्शंस काम कर रहे हैं, बस ख़त्म। दूसरा, ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 118 का 2 BNS फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवस हर्ट बाय शूटिंग द इंस्ट्रूमेंट, बाय शूटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिखेंगे कि ए पर चार्ज लगा है फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवस हर्ट बाय शूटिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लिखें कि ए पर चार्ज लगा है कि उसने क्या किया, एक ग्रीवस हर्ट किया है शूटिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, तो इसका मतलब ये है ये जो केस है तुम्हारा वो सेक्शन 122 के 2 में कवर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीवस हर्ट बता रहा है कि हो रहा है। दूसरी बात, ये जनरल एक्सेप्शंस में भी नहीं आएगा, तो 122 का 2 और तुम्हारा जनरल एक्सेप्शंस में भी नहीं आएगा। ठीक है सर, आगे बताइए। कहने का ये मतलब है, अगर कहीं पर लिखा है कि ए ने बी का मर्डर किया है तो हम वहाँ पर ये मान के चलेंगे कि मर्डर का सारा चीज़ फुलफिल हो रहा है और एक्सेप्शन वहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। उसी तरीके से ए पर, यहाँ पर इलस्ट्रेशन बी में लिखा है कि ए पर चार्ज लगा है कि उसने क्या किया, बहुत ही ग्रीवस हर्ट दिया है किसको, सेक्शन 118 के 2 के हिसाब से एक शूटिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। तो हम वहाँ पर ये मानेंगे कि 122 का जो 2 है यहाँ पर कवर नहीं होता, यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी एक टाइप का एक्सेप्शन का बात करता है, और दूसरा है जनरल एक्सेप्शन भी यहाँ काम नहीं करता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन सी, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। मान लो ए पर चार्ज लगा है, ए पर एक्यूजेशन लगा है, उसने मर्डर किया है, चीटिंग किया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, फॉल्स प्रॉपर्टी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, ये सारा चीज़ किया है। द चार्ज में सिंप्लीफाई यूज दिस नेम्स विदाउट रिप्रोड्यूसिंग देयर डेफिनेशंस। ऑब्वियसली बता चुका हूँ, अगर हम किसी ऑफेंस का नाम सीधा लिख रहे हैं तो हमको उसके पूरे डेफिनेशंस को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम पनिशमेंट लिख देंगे साथ में, काफ़ी होगा। वेल नोन ऑफेंसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द नेम बट रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस मस्ट बी साइटेड। ठीक है, लास्ट, ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 219 BNS फॉर इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्टिंग अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी कंडक्टेड बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। देखो याद करो, बोल रहा है क्या भैया, बोल रहा है कि ए पर चार्ज लगा है, मतलब ए पर इल्ज़ाम लगा है कोर्ट के द्वारा कि ए ने सेक्शन 219 BNS के हिसाब से उसने पब्लिक सर्वेंट को यानी पुलिस को क्या किया है, पुलिस जब प्रॉपर्टी को सेल कर रही थी, उस प्रॉपर्टी को सेल करने के दौरान मिस्टर ए ने क्या किया, ऑब्स्ट्रक्ट किया, मतलब उसको नहीं करने दिया। ठीक है, पुलिस को उसने मिस्टर ए ने नहीं करने दिया, तो ये एक टाइप का ऑफेंस बन गया। तो द चार्ज शुड बी फ्रेम्ड इन दोज वर्ड्स, तो चार्ज जो होगा उसी वर्ड्स में फ्रेम किया जाएगा। समझ में आया? कहने का ये मतलब है, वेयर द ऑफेंस हैज़ नो कॉमनली यूज्ड शॉर्ट नेम। ऑफेंस का मान लो कोई शॉर्ट नेम नहीं है, वर्डिंग्स ऑफ द ऑफेंस इटसेल्फ शुड बी यूज्ड इन द चार्ज। अब देखो, ए पर जो चार्ज लगा है कि उसने पब्लिक अथॉरिटी को काम करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, तो इसका कोई स्पेसिफिक नेम है क्या? नहीं है। तो उस केस में हम पूरे उसका जो हम क्या करेंगे, उतना वर्डिंग लिखेंगे, उतना डिटेल्स लिखेंगे जितना एक आम आदमी, जितना एक्यूज्ड है उसको समझ में आ सके, वो डिफेंस के लिए तैयार हो सके, प्रिपेयर कर सके। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 234 कंटेंट्स ऑफ द चार्ज। समझ में आ गया? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कंटेंट्स ऑफ द चार्ज में क्या क्या है। नीचे है क्या, आइए रिवीजन देखिए, इसमें है पहला 234 तुम्हारा 211 है CRPC का। हर एक चार्ज में ऑफेंस पता होना, ऑफेंस होना चाहिए कि कौन सा ऑफेंस के लिए चार्ज कर रहे हो। अगर ऑफेंस का स्पेसिफिक लीगल नेम अगर है तो उस नाम से उसको, उस नाम यूज़ करो उस चार्ज में। अगर स्पेसिफिक नेम नहीं है तो उतना पर्टिकुलर्स दो, सफिशिएंट पर्टिकुलर्स दो, ताकि ऑफेंस का पता चल सके। रेलिवेंट लॉ के बारे में लिखो कि कौन से लॉ में, कौन से सेक्शन में उसको आप क्या कर रहे हो, चार्ज लगा रहे हो। ठीक है, अगर आप चार्ज में किसी ऑफेंस के बारे में जिक्र किए हो,
तो हम ये मान के चलेंगे, प्रिजम्पशन लेके चलेंगे कि जितने भी लीगल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस ऑफेंस को बनाने के लिए वो सारे पूरे हो रहे हैं। चार्ज कोर्ट के लैंग्वेज में होना चाहिए। प्रीवियस कन्विक्शन अगर है एक्यूज्ड का तो हम उसको भी चार्ज में दिखाएंगे ताकि उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिल सके। ठीक है, बस ख़त्म, इतना ही है। आई होप आपको सेक्शन 234 सॉरी, आज थोड़ा बहुत फुल नींद में हूँ मैं, तो सेक्शन 234 आपको समझ में आया होगा। और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय।